नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम है बायोलॉजी की पाठशाला। बायोलॉजी की पाठशाला चैनल को मैंने अभी चेंज किया है। पहले बायोलॉजी की बाबा था, अब बायोलॉजी की पाठशाला को मैंने कर दिया है। अब इस बायोलॉजी की पाठशाला में हम आपको बताएंगे, आपको ये भी समझाएंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आने वाली है नीट 2024 में, और जो सिलेबस आया है मॉडिफिकेशन के फॉर्म में, वो किस तरीके से किस चैप्टर को ऐड निकाला गया है, किस चैप्टर को जो इसेंशियल पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है उनको हटाया गया है। और अब जो रिवाइज सिलेबस आया, उस रिवाइज सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है और किस दिशा में पढ़ना है और किस बेस पे पढ़ना है, क्योंकि जो पेपर पैटर्न पिछले 3-4 सालों में आया है वो चेंज हुआ है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा और ज़्यादा स्टडी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। हम बात करेंगे सिलेबस, जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो किस तरीके से हटाया गया है, किस तरीके से निकाला गया है, उस तरीके बेस में हम देखेंगे। अब इस सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, ये भी आपको देखने वाली बात होगी। अब हम दिखाते हैं आपको सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आई हैं। सिलेबस में आप देखेंगे कि यूनिट फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स का मतलब क्या है कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है, वो चीज़ें आपको ध्यान देने वाली बात होगी। व्हाट इज लिविंग, एनसीईआरटी की बुक आप लेंगे, पहला चैप्टर ही व्हाट इज लिविंग मतलब लिविंग वर्ड है, जिससे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी उसी का हिस्सा है। एंड नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, टेक्सोनॉमिकल हेरिटेज, बायोनॉमियल, नॉमेनक्लेचर, ये पहले चैप्टर का ही सारा टॉपिक दिया हुआ है। दूसरा जो है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो आपको पढ़ना है। साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोंड्रा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और इसके साथ साथ लाइकेंस, वायरसेस एंड वायराइड्स के बारे में भी आपको पढ़ने हैं। इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके साथ साथ आपको और क्या चीज़ें पढ़नी है, आपको प्लांट की क्लासिफिकेशन में जाना है, तो प्लांट क्लासिफिकेशन में जो आपको पढ़ने हैं वो क्या क्या होगा, वो एल्गी होगा, ब्रायोफाइटा होगा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म होगा, ठीक। एंड एंजियोस्पर्म को भी इसमें मेंशन नहीं किया है, आपको उसको भी पढ़ना है। ये बाय मिस्टेकली हो सकता हो हटा हुआ हो, लेकिन जब ये 4 चीज़ें ऐड कर सकता है तो 5वीं चीज़ें भी उसमें होगा, ये कॉमन सी बात होगी। अब जो इसमें सिलेबस दिया है रिवाइज करके, उसमें सिर्फ 2 एग्जांपल्स आपको कैटेगराइज करने हैं हर एक कैटेगरी ग्रुप्स के, लेकिन आपको उससे ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट या फिर टॉपिक्स वही हैं। पेपर उन्हीं टॉपिक्स से बनने हैं जो आप पिछले कई सालों से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन अब जो आपको देखना है ये कैसे समझना है, ये सारी चीज़ें आपको समझने वाली बात हो सकती है। इसके साथ साथ आपको और क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब आप मेजर फाइला की बात कर रहे थे हम, तो उसमें से आपको एनिमल किंगडम के बारे में भी पढ़ना है, जो बेहद ज़रूरी टॉपिक होता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, इसको हम वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स के नाम से भी आपको पता है। अब इसमें जो आपको पढ़ने हैं, इसमें भी कह रहा है कि 3 to 5 साइलेंट फीचर्स एंड एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स आपको शो करने हैं। लेकिन ये जो सारी चीज़ें आपके सामने सिलेबस दिख रही हैं, इससे कहीं ज़्यादा आपको डीप पढ़ना है। और सारी चीज़ें आपको ध्यान में ये भी रखनी है कि जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, उस पेपर के पैटर्न के बेस पर भी आपको ये ध्यान देने वाली बात होगी कि पेपर पहले की अपेक्षा अब थोड़े से कॉन्सेप्चुअल एंड स्टेटमेंटल बेस्ड आ रहे हैं। आपके टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन एग्जामिनर जो बना रहा है वो उसी के बेस पे, मीन्स की जैसा कॉन्सेप्ट वैसा ही स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चन भी पुटअप किया जा रहा है। 2023 में लगभग 30 से 35% नीट वाले पेपर में ये कॉन्सेप्चुअल एंड इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस तरह का पैटर्न यूपीएससी में भी फॉलो किया जाता है, पीसीएस में भी फॉलो किया जाता है। उसी बिहाफ को, उसी का बेस बनाकर हमको लग रहा है कि एग्जाम लेके पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है। अब बच्चों को समझने वाली बात होगी कि ज़्यादा हाइप नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अपने स्टडी लेवल को इम्प्रूव करते रहें, रिवीजन पैटर्न को बनाए रखें, और 2024 उनके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। इसके तरीके से ये पढ़ेंगे तो बहुत शानदार तरीके से इनका नंबर आ सकता है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए क्या हो सकता है, ये भी ध्यान देने वाली बात होगी, ये ध्यान देने वाली बात हो सकती है। अब कैसे क्या चीज़ें हो सकती है, इसमें हम बोला यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स में कि उनका मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, कैसे कैसे प्लांट बना हुआ है, कैसे एनिमल बने हुए हैं, उनके बारे में बात कर रहा है। मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन आपको सामने दिख रहा है। टिश्यू, एनाटॉमी एंड अदर पार्ट्स ऑफ रिवीलिंग पार्ट जो इसमें आ रहे हैं, जैसे एनाटॉमी है, फंक्शंस, डिफरेंट पार्ट्स, ये सारी चीज़ें आपके सामने शो कर रही हैं।
फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीव्स एंड इसके अलावा भी दिया है कि पेडिकल सिलेबस में भी आपको कुछ सारी चीज़ें जैसे मालवेसी हो गया, क्रूसीफेरा, लेगुमिनस, कंपोजिटी एंड ग्रेमिनी, ये सारी चीज़ें आपके को पढ़ना ही पढ़ना है। और इनमें कुछ एग्जांपल्स भी आपको देखने हैं जिससे कि आपको दिखे, नहीं तो अदरवाइज ये सारी चीज़ें आपके सामने नहीं दिखने वाली होंगी। और आपको ये ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जितना सिलेबस दिया है प्लांट का उससे भी थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चंस पूछता है, तो थोड़ा सा आपको और डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर रहे। अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आपकी स्टडी का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको डील नहीं कर सकते हैं। उसी क्रम में हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में, और इस एनिमल टिश्यूज में मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव, सर्कुलेशंस, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव। इसके अलावा भी जो होता है इंसेक्ट में दिया है, तो इंसेक्ट में एक तरीके से ब्रीफ कर दिया है फेरिटिमा और कॉकरोच को हटाया है, लेकिन इंसेक्ट आता है, इंसेक्ट होता है कॉकरोच ही, इसमें इंसेक्ट तो दिया है लेकिन कॉकरोच को हटाया हुआ है। अब एनिमल के फॉर्म में आया है तो फ्रॉग को डाला है, जबकि इंसेक्ट में कॉकरोच आता है और कॉर्डेट्स वाला जो एनिमल अलग आता है वो होता है फ्रॉग। ब्रीफ अकाउंट पढ़ना है इनके बारे में आपको, और इसके साथ डिटेल में पढ़ना है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये है कि आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तो उसके साथ आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की बात आती है तो सेल थियरी, सेल ऑफ द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ सबको पता ही होता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट, यूकैरियोट्स, सेल्स की बात कर रहा है, प्लांट सेल, एनिमल सेल कैसे होते हैं, सेल यूनिट, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल ऑर्गेनेल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इंडोप्लाज्मिक, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स की बात करेंगे तो उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड्स, माइक्रो बॉडीज में साइटोस्केलेटन्स आ जाते हैं, सिलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल्स आता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, इट मींस कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस, सारी चीजें आपको पढ़नी है सेल में, कि जो सारी चीजें होती है एक सेल के अंदर वो सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। अदरवाइज क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, और यहाँ से क्वेश्चन अब जो बनता है वो कॉन्सेप्चुअल बेस हो गया, स्टेटमेंटल बेस हो गया, क्योंकि सबको पता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, लाइसोसोम्स है, ये क्या करते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो जो स्टेटमेंटल क्वेश्चंस आते हैं उनमें वो इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं कि आपको डाउट क्लियर हो जाता, डाउटेड हो जाता है कि क्या ये इसमें होगा या नहीं होगा। इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो ये आपका इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो सभी सही हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपको और जो सारी चीजें पढ़नी है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल्स में, बायो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एंजाइम्स, टाइप्स में प्रॉपर्टीज, एंजाइम्स, एक्शन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तरीके से इसको हम बायोकेमिस्ट्री में कंसीडर करते हैं, और इसमें ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देन आता है जो बी सेल डिविजन्स, इसका मतलब क्या है कि आपको सेल साइकिल पढ़ना है, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 2-4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, और जो पहले बनते थे उसके अपेक्षा मॉडिफाई करके आप किस तरह बनने लगे हैं, कंसेप्चुअल इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड क्वेश्चन बन चुके हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 का, जिसको प्लांट फिजियोलॉजी है, जिसमें तो फोटोसिंथेसिस कॉमन है। फोटोसिंथेसिस एज ए मीन ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये सबको पता ही है। साइट फॉर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, पिगमेंट्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एलिमेंट्री आइडिया पूछ रहा है कि वो तो जरूरी चीजें उसके बारे में पढ़ना, लेकिन नहीं, आपको डिटेल पढ़ने हैं, अदरवाइज आप इसकी क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। फोटो केमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइक्लिंग एंड नॉन साइक्लिंग के बारे में आपको पढ़ने हैं। एंड कुछ चीजें और है जो आपके सामने आती हैं, जैसे फास्फोरिलेशन, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, फोटो रिस्पिरेशन, C3 C4 साइकिल्स, पाथवेज के बारे में आपको पढ़ने हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ने हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि रिस्पिरेशन, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी है तो रिस्पिरेशन भी होता है, गैसेज एक्सचेंज किस तरीके से होता है, ग्लाइकोसिस कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन कैसे होते हैं, TCA साइकिल्स यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एरोबिक के फॉर्म में कैसे होता है। देन एनर्जी रिलेशन होता है, तो नंबर ऑफ एटीवीज, मॉलिक्यूल्स, एनर्जी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देन आपका आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये इसमें से भी 2-3 चैप्टर्स, 2 चैप्टर हटाए गए हैं क्योंकि इसमें 5 चैप्टर था, और उन 2 चैप्टर्स को हटा दिया गया है, जिसमें से ट्रांसपिरेशन था उसको हटाया गया है, और कुछ एक चीज थी उसको हटा दिया गया है। देन अब आपकी बात करते हैं तो कंडीशन ऑफ ग्रोथ में बात करते हैं,
plant growth development, seed germination phase of plant growth rate, condition of growth, differentiation, de-differentiations, and redifferentiation sequence of developmental process uh, in a plant cell, growth regulatory auxins, gibberellins, cytokinins, ethylins and ABA, ये होता है। देन यूनिट नंबर 5 है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पता ही है किस तरीके से काम करती है, कैसे काम करती है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको पढ़ने क्या क्या है, आपको ऊपर बताया था कि डाइजेशन था, सर्कुलेशन था, सारी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे भी कुछ चीज़ें ऐड हैं, क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें। ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन ऑर्गन्स इन एनिमल्स, देन respiratory systems in humans, mechanism of breathing and regulation of human exchange of gases, transport of gases, regulation of respiration, respiratory volumes disorders, ये सब सारी अस्थमा, एम्फाइसीमा, ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये सब सारी चीज़ें आपके इसमें पढ़नी है। देन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स, coagulation of blood, composition of lymph and its function, human circulatory system, structure of human heart and blood vessels, cardiac cycle, cardiac output, ECG, double circulation, regulation of cardiac activity, disorders of circulatory systems, hypertension, coronary arteries disease, एग्निया, पैक्टोरिस एंड हार्ट फेल्योर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब इसमें देखना है क्या क्या चीज़ें आपको तरीके से आप कर सकते हैं, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देन इसके बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, और ये आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह के काम करता है। एसिडिटी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन, मोड ऑफ एक्सक्रीशन, अमोनोटेलिक, यूरोटेलिक, यूरिकोटेलिज्म, देन ह्यूमन सिस्टम स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, यूरिनरी फॉर्मेशन, ऑस्मोलुशन, regulation of kidneys functions, renin, angiotensins, arterial natriuretic factors, ADH, diabetes, insulin, सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। देन लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स, ये सबको पता ही है, मस्कुलर, देन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, न्यूरॉन्स एंड नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन सिस्टल न्यूरो सिस्टम, देन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन भी आपको देखना है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, देन रिप्रोडक्शन आता है, क्लास 12 का जो है यूनिट नंबर 6, रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इसमें जो चीज़ें चैप्टर हटाया हुआ वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को हटा दिया गया है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से ही स्टार्ट कर दिया है। तो ये आपको देखना कि प्लांट्स में किस तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, प्लांट में मेल फीमेल गैमेटोफाइट कैसे फॉर्मेशन होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना। देन आपको पढ़ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, oogenesis क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंटल अप टू ब्लास्टो फॉर्मेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन कैसा होता है, ये आपको ध्यान देने वाली बात होगी। अब इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज है उसके से जुड़ी हुई, उसके बारे में आपको पढ़ना है। देन जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो होता है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं नीट में। अब ये सबको पता है जेनेटिक क्या होता है और वो कैसे करता है। देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको डीएनए, आरएनए, देन ये सब आपको पढ़ने हैं, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इवोल्यूशन तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जानते ही आप, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, फॉर्म प्लेनियोटोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। देन आपका यूनिट नंबर 8 आता है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में आपको हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। ये मोस्ट कॉमन टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट भी है और ये जरूरी है कि इसको आपको पढ़ना है। माइक्रो ह्यूमन वेलफेयर भी आपको पढ़ने हैं, हाउस होल्ड एंड फूड प्रोसेसिंग पूरी आपकी पढ़नी है। देन ये कैसे तरीके होता है। देन 9 यूनिट जो आपका आता है वो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस हर साल पुटअप किए जाते हैं और अब जो बेस्ड बना है वो बना है एक्सपेरिमेंटल एंड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो आ रहे हैं, आने शुरू हो गए। ये अब सारी चीज़ें आपको करना है जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ये आप पढ़ पाएंगे। देन यूनिट नंबर 10 जो आता है वो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल फॉर्म में है और ये बहुत ही जरूरी पैटर्न के फॉर्म में यूज किया जाता है और आपको ये पढ़ने हैं। टोटल 10 यूनिट पढ़ने हैं और नियर अबाउट आपको कुछ सिलेबस से कुछ चैप्टर को हटाया गया है, वो नियर अबाउट 5 चैप्टर को हटा दिया गया है। अब आपको इस यूनिट में इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं और ये ही सिलेबस है पूरे नीट का जो 2024 में के थ्रू ये सिलेबस शो किया गया है और इसमें बायोलॉजी में ये सारी चीज़ें आती हैं। आपको पता है कि बायोलॉजी में 50% क्वेश्चन मीन्स कि 50% क्वेश्चन होते हैं, देन 50% क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के
अब उसका भी सिलेबस आया है, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे आपको रिवाइज कराने का, उसको बताने का। और यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आगे इस चैनल के साथ बने रहिए। आपको जल्द ही कुछ ऐसे यूनिक चीज़ें बताएंगे हम कि किस तरीके से आपको नीट में प्रिपेयर करना है, किस तरीके से नीट की प्रिपरेशन करनी है। इस बचे हुए समय में आप उस नीट के लिए जो समय बचा है आपका, वो कैसे आप यूटिलाइज करेंगे, ये भी सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, जिनको सिलेबस अभी तक ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया है, उनको ये समझ ले कि कैसा नोटेबल सिलेबस आया हुआ। उसके साथ साथ आप ये ध्यान दें कि आपको कंटिन्यूटी पढ़नी है, क्योंकि जिसको 24 का पेपर दे रहा है उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ये समय जो आपके पास है वो समय सिर्फ आपके पास 6 महीने का ही समय बचा हुआ है, और इस 6 महीने में आपको ये सभी चीज़ों को रिवीजन करते हुए बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस के साथ नीट में जाना है।